खड़ी बोली के उन्नायक, आधुनिक युग के तुलसीदास, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि की उपमा से विभूषित मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। प्रिय छात्रों, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं भी अपने समय के एक अच्छे कवि थे। अतः मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना के प्रति प्रवृत्ति इनके घर के वातावरण से ही प्रारंभ हुई। ये प्रारंभ में ही छिटपुट रचनाएं किया करते थे, किंतु आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने खड़ी बोली में अच्छी रचनाएं करनी प्रारंभ कर दी। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा को समृद्ध करने के पश्चात 78 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को यह राष्ट्र कवि उस परमात्मा में विलीन हो गया। प्रिय छात्रों, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के तुलसीदास कहे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी अपने घर के वातावरण से ही कविता रचना प्रारंभ कर दिए थे। घर के वातावरण में ही उनके काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। उनके पिता स्वयं एक कवि थे, अतः यह काव्य प्रवृत्ति उनको घर के वातावरण से ही प्राप्त हुई। किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात इनकी कविताएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरस्वती में भी प्रकाशित होनी प्रारंभ हो गई। सन 1909 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक रंग में भंग प्रकाशित हुई, किंतु मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्धि सन 1912 ईस्वी में लिखी गई इनकी पुस्तक भारत भारती से हुई। इसी पुस्तक के बाद मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। प्रिय छात्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त ने कविताएं जो रची वो मुख्य रूप से उन पात्रों को आधार बनाकर लिखी गईं जो भारतीय पौराणिक पात्र थे या जो स्त्री पात्र थे, जिनको प्राचीन कवियों ने उनके चरित्र का सही विश्लेषण नहीं किया था। उनके चरित्र का सही विश्लेषण करने के लिए भी मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कलम चलाई। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य साकेत, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और भरत की माता कैकेयी के चरित्र चित्रण के उद्देश्य से यह रचना की गई और इसमें उन्होंने उर्मिला और कैकेयी का बहुत ही सुंदरता से उनका चरित्र चित्रण किया है और जो उनकी छवि भारतीय जनमानस में अंकित थी उससे इतर उन्होंने उनकी एक अलग छवि प्रस्तुत की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, जो कि जिसके कारण राष्ट्रवादी कविता होने के कारण इनको इस ग्रंथ से राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई। इसके अलावा साकेत, जो कि श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का आधुनिक युग में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, यह एक महाकाव्य भी है। यशोधरा, जो कि बुद्ध की पत्नी के चरित्र चित्रण के उद्देश्य से लिखी गई। इसके अलावा द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया प्रमुख इनकी कृतियां हैं। अन्य प्रमुख कृतियों में जयद्रथ वध, झंकार, पंचवटी, अनघ, कुड़ाल गीत आदि प्रमुख हैं, जिनके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया वरन हमारे राष्ट्रीय जो नायक थे उन नायकों के चरित्र चित्रण करके भारतीय जनमानस में प्रसारित किया। प्रिय छात्रों, मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में
पूछा जाता है और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको उनके साहित्यिक परिचय को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह साहित्यिक परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है, इसको बताने के उद्देश्य से हमने आपके लिए एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसका विवरण इस वीडियो के आगे के भाग में है। आप उस नोट के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय को पढ़िए, समझिए तथा आप उसे नोट अवश्य बनाइए। एक बार साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त का आप अपनी नोटबुक पर अवश्य लिखिए, जिससे आपके लिखने की प्रवृत्ति तथा याद करने की प्रवृत्ति बढ़ सके और आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलिए हम उस नोट की तरफ चलते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय से संबंधित संक्षिप्त नोट है। उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि हमें किस प्रकार से लिखना है। साहित्यिक परिचय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। हम लिखेंगे, खड़ी बोली हिंदी के उन्नायक, आधुनिक युग के तुलसीदास, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं भी एक अच्छे कवि थे, अतः गुप्त जी का काव्य के प्रति अभिरुचि उनके घर के वातावरण से ही जागृत हुई। हिंदी साहित्य के संसार में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर उसे समृद्ध करने के पश्चात 78 वर्ष की आयु में यह महान कवि 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परमात्मा में विलीन हो गया। अब हम मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय देंगे। हम हेडिंग्स डालेंगे, साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी अपने घर के वातावरण के कारण बाल्यकाल से छिटपुट कविताएं किया करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने हिंदी काव्यधारा को अपनी मानस गंगा से समृद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इनकी कविता में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ। अतः हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात गुप्त जी की कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगीं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी का अमूल्य योगदान है। हमारी अगली हेडिंग्स होगी कृतियां। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया तथा कुछ अन्य रचनाएं। भारत भारती इसमें देश के प्रति गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वह राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। दूसरी रचना है इनकी साकेत। यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। तीसरी रचना है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा।
इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। चौथी, द्वापर, जय भारत और विश्वप्रिया जैसी रचनाएं हैं। इसमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का गुणगान किया गया है। अन्य प्रमुख रचनाओं में जयद्रथ वध, झंकार, पंचवटी, अनघ, कुड़ाल गीत, द्वापर आदि रचनाएं हैं। अगली हेडिंग्स हमारी होगी काव्यगत विशेषताएं। गुप्त जी भावुक हृदय कवि थे। उन्होंने समाज की विविधता को अपने काव्य का आधार बनाया। भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने मनुष्य के समग्र जीवन का चित्रण अपने काव्य में प्रस्तुत किया। उनके काव्य की विशेषता जहाँ श्रृंगार के दोनों पक्ष संजोग और वियोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके काव्य में वीर तथा करुण रसों की भी भरमार है। कविता कामिनी को प्रभावमयी बनाने के लिए कवि ने मार्मिक स्थलों का चयन और कोमल प्रसंगों की उद्भावना बहुत सुंदरता से किया है। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण सर्वत्र उद्दीपन रूप में हुआ है। गुप्त जी का काव्य सर्वत्र भाषा, शैली, अलंकार आदि से समृद्ध दिखाई देता है। अतः एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि हिंदी काव्य को श्रृंगार रस के दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपका एक संक्षिप्त रूप से मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अपना नोट्स अवश्य बनाइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और इसी रूप में अपने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न अगर इस पर पूछा जाए तो इसी रूप में बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। प्रिय छात्रों, यह साहित्यिक परिचय आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें अवश्य सूचित कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।